गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हम आज से चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने चैप्टर 2 पढ़ा था। चैप्टर 1 है हमारा जीवों का विकास, या जिसे हम बोलते हैं इवोल्यूशन। इस चैप्टर में हमें देखना है कि जीवों का विकास किस प्रकार हुआ है। पृथ्वी पर पहले कौन कौन से प्रकार के जीव पाए जाते थे, अब कौन कौन से प्रकार के जीव पाए जाते हैं और उनका विकास किस प्रकार से हुआ है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, पृथ्वी पर हजारों लाखों की संख्या में जीवों की प्रजातियाँ हैं। इनमें से कुछ जीवों से हम सभी परिचित हैं, कुछ के बारे में हमने सिर्फ सुना है। कुछ ऐसे जीव हैं जो विलुप्त हो गए हैं, उनके अवशेष या जीवाश्म से ही उनके होने की पुष्टि होती है। इन्हीं में से एक है डायनासोर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर हजारों लाखों वर्ष पूर्व बहुत सारे प्रकार के जीव थे, बट किसी कारणवश वो सारे जीव विलुप्त हो चुके हैं। उनमें से कुछ जीवों के बारे में हम जानते हैं, कुछ जीवों का नाम हमने सुना है, और कुछ जीव सिर्फ ऐसे हैं जो कुछ जीव ऐसे हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, और उनके अवशेष हमें मिलते हैं। जैसे कि डायनासोर के बारे में जानते हैं हम सभी, चाहे हमारे देश की बात करें चाहे दूसरे देशों की बात करें, डायनासोर के अवशेष हमें मिलते हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि हजारों लाखों वर्ष पहले डायनासोर पृथ्वी पर मौजूद थे। जीवाश्म या अवशेष यानी जीवों के अवशेष की बात करते हैं, जीवों के अंश की बात करते हैं, जिससे उनके बारे में पता लगता है। ठीक है। अब डायनासोर का नाम आप सभी ने सुना होगा। पूरे विश्व में ही नहीं, हमारे देश में भी कई जगह इनके अवशेष समय समय पर मिले हैं। जैसा कि जबलपुर के पास लमेटा घाट में, नर्मदा घाटी में कई जगह इनका प्राकृतिक आवास रहा है। हमें पृथ्वी पर अलग अलग जगह इनके अवशेष मिल रहे हैं, तो पता चलता है कि ये विविध प्रकार के थे। चूँकि हम सभी जानते हैं पृथ्वी पर हजारों लाखों वर्ष पहले बहुत सारे जीव थे। अब उन जीवों में से कुछ जीव हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, और कुछ जीव पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। अब वो विलुप्त हो चुके जीवों के बारे में हमें पता कैसे चला? उनके अवशेष मिले, उनके अंश मिले, जिससे उनके बारे में पता चला। जैसे कि डायनासोर के बारे में हम सभी जानते हैं कि डायनासोर थे। जैसे कि कहा गया है भाई, विदेशों में अवशेष मिलते हैं, ठीक है, भारत में भी जबलपुर के लमेटा घाट में अवशेष मिले हैं। नर्मदा नदी के पास कुछ अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये डायनासोरों का प्राकृतिक आवास रहा है, मतलब डायनासोर यहाँ पर रहते थे। और अवशेषों से ही पता चला है कि डायनासोर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, विविध प्रकार के थे, यानी कि वो बहुत सारे प्रकार के थे। और पृथ्वी पर लगभग 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व इन्हीं जानवरों का राज था। कहने का मतलब आज से 2000 लाख साल पहले और उससे भी 600 वर्ष पहले ये जानवरों का राज था, मतलब डायनासोर का राज था। उस समय डायनासोर थे, तो हम सोच सकते हैं कि डायनासोर कितनी पुरानी प्रजाति है। अब इनमें से कुछ डायनासोर जो थे वो बहुत छोटे थे, और कुछ डायनासोर जो थे बहुत बड़े थे। जो छोटे डायनासोर थे उनकी लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर थी, और जो बड़े डायनासोर थे उनकी लंबाई लगभग 40 मीटर थी। कुछ डायनासोर उनमें से मांसाहारी होते थे और कुछ शाकाहारी। कुछ 2 पैरों से चलते थे, कुछ 4 पैरों से, और कुछ उड़ते भी थे। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ डायनासोर जो हमें उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ डायनासोर है जो बहुत बड़े हैं, और कुछ डायनासोर है जो बहुत छोटे हैं, जैसे कि इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब डायनासोर तो थे ही उस समय कि डायनासोर की प्रजातियाँ थी, ये तो हमें पता चलता है, लेकिन डायनासोर के अलावा और भी तो कई प्रजातियाँ हो सकती है। अब हम पौधों के बारे में देखते हैं कि उस समय कौन से प्रकार के पौधे पाए जाते थे। डायनासोर के समय में और उससे पहले कई प्रकार के पौधे पाए जाते थे, जिनमें से कुछ प्रकार के शैवाल, फर्न, मॉस, साइकस, गिंको आदि पौधे आज भी पाए जाते हैं। यही नहीं, चूहे जैसे स्तनधारी प्राणी भी तब थे, और कॉकरोच भी। आज के पक्षियों को तो डायनासोर का छोटा रूप ही माना जा सकता है। इस प्रकार ये सूची बहुत लंबी होती जाएगी। कहने का मतलब है डायनासोर उस समय थे, लेकिन डायनासोर के अलावा बहुत सारे पेड़ पौधे और पक्षी भी तो थे। जिस समय डायनासोर थे उस समय चूहे और कॉकरोच का भी अस्तित्व था, लेकिन वो जो चूहे और कॉकरोच है वो आज के समय में भी पाए जाते हैं, लेकिन आज के समय में डायनासोर नहीं पाए जाते। जिस समय डायनासोर पाए जाते थे उस समय शैवाल, फर्न, शैवाल सभी जानते हैं, काई, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में काई बोलते हैं, फर्न, मॉस, साइकस और गिंको, ये सभी पौधे डायनासोर के पाए जाने के समय तो मिलते ही थे, उसके पहले वर्ष में भी ये सब पौधे मिलते थे। अब हम आगे देखते हैं
डायनासोर के खत्म होते ही विशालकाय हाथी जैसे स्तनधारी और अन्य जीवों की संख्या बढ़ने लगी। वर्तमान युग में डायनासोर युग के कुछ जीव की प्रजातियां ही पाई जाती है, परंतु डायनासोर नहीं पाए जाते। जैसे जैसे डायनासोर खत्म हुए, तो डायनासोर के खत्म होने के बाद और भी ऐसे कई जीव हैं जो हमें मिलते हैं। अब डायनासोर खत्म हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जीवों की सारी प्रजातियां ही खत्म हो गई, कोई भी जीव नहीं बचे। नहीं, डायनासोर के खत्म होने के बाद भी कई जीव बचे, जैसे कि हाथी की बात करते हैं या फिर मनुष्य की बात करते हैं, जो कि आज के समय में पाए जाते हैं। तो डायनासोर के खत्म हो अब हम आज की बात करें तो आज के समय में डायनासोर तो नहीं पाए जाते, लेकिन डायनासोर की प्रजाति के कुछ जीव पाए जाते हैं। जैसे कि पक्षियों की बात करते हैं, वो उड़ सकते हैं, 2 पैरों के भी होते हैं, ये सब जीव पाए जाते हैं। और मनुष्य और हाथी की बात अगर हम करें तो ये डायनासोर के युग में नहीं पाए जाते थे, लेकिन आज के युग में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं गिंको नामक पौधे की बात करते हैं। तो गिंको नामक यह पेड़ डायनासोर के युग का है, या फिर उसके पहले का भी मिलता था ये। और जब हिरोशिमा में एटम बम से सब कुछ ध्वंस होने के बाद पहला पनपने वाला सजीव यही था। हिरोशिमा नागासाकी तो हम जानते हैं, वहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था। तो हिरोशिमा में जब परमाणु बम गिराया गया तो सब कुछ नष्ट हो गया था, लेकिन वहाँ पर नष्ट होने के बाद जो सबसे पहला पनपने वाला सजीव था वो गिंको नामक पौधा ही था। अब हम देखते हैं कि जरा सोचिए ये कैसे हुआ होगा, कैसे कैसे नए नए जीव बने होंगे, या जीवों में परिवर्तन कैसे आया होगा। अब यहाँ पर हम ये सोचने वाली बात है कि पहले डायनासोर थे, डायनासोर के विलुप्त होने के बाद अब मनुष्य और हाथी का अस्तित्व है। तो ये डायनासोर के विलुप्त होने के बाद ये बाकी जीवों का अस्तित्व किस प्रकार आया, मतलब बाकी जीव कैसे उत्पन्न हुए, ये सब के बारे में आगे हमें देखना है। इसकी पिछली कक्षा में हमने प्राकृतवास के बारे में पढ़ा था। क्लास 9th हमने प्राकृतवास के बारे में पढ़ा था। प्राकृतवास क्या होते हैं? किसी भी जीव के आवास में उनकी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति होती है, अर्थात भोजन, प्रजनन और सुरक्षा। मतलब प्राकृतवास वह स्थान है जहाँ पर हमारी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति होती है, जैसे भोजन, प्रजनन और सुरक्षा। जैसे अगर हम हमारी बात करें तो हम जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान पर हमें घर मिलता है, घर में तो हम रहते हैं, हमें आश्रय मिलता है, शरण मिलती है। इसके अलावा हमारे भोजन का भी प्रबंध वहाँ पर हो जाता है। घर में रहने से हमारी सुरक्षा होती है और आसानी से मनुष्य अपना प्रजनन कर पाता है। तो ऐसे स्थान जहाँ पर किसी भी जीवों की बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति होती है, बुनियादी ज़रूरतों से मतलब है खाना पीना, सुरक्षा, प्रजनन, ये सभी चीज़ों की उसकी वहाँ पर पूर्ति होती है, उसे हम प्राकृतवास कहते हैं। अब आवास में पर्याप्त संसाधन की उपस्थिति से उनकी जनसंख्या में वृद्धि होती है। सीधी बात है, अगर हमारे पास प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में है, मतलब रहने खाने के लिए हम पर्याप्त मात्रा में संसाधन है, जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में चीज़ें हैं, हवा पानी शुद्ध मिल रहा है, खाने के लिए भोजन आराम से हमें उपलब्ध हो रहा है, सुरक्षा मिल रही है, रहने के लिए स्थान मिल रहा है, तो वहाँ पर प्रजनन तो होगा ही, प्रजनन आसानी से पॉसिबल है। अब प्रजनन होगा तो जीवों की संख्या में वृद्धि होगी। इसी वजह से तो मनुष्य की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब हम यहाँ भी देखते हैं कि कुछ प्रजातियों की संख्या बहुत बढ़ रही है तो कुछ तेज़ी से घट रही है। हमारे देश में बाघों की संख्या भी इतनी कम हो चुकी है कि बाघों की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है। ऐसे ही बाज, सोन, चिड़ैया और कई अन्य जीवों के साथ भी है। ठीक इसके विपरीत मनुष्य की संख्या इतनी ज़्यादा है कि मनुष्य के आवास में संसाधनों की कमी होने लगी है। जैसे कि अभी बोला हमने कि हमारे पास अगर पर्याप्त संसाधन है, संसाधन से मतलब जो चीज़ें हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक है, अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में है मतलब उतनी है जितनी हमें चाहिए, इनफैक्ट उससे ज़्यादा है, तो अगर कभी भी ऐसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है जनसंख्या बढ़ेगी। अब मनुष्य की जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, मनुष्य क्या कर रहा है, अपने रहने के स्थान के लिए जंगल को काट रहा है, पेड़ों को काट रहा है। जंगलों को काटेगा तो जो जंगली जानवर होते हैं, पेड़ों को काटने से जो पक्षी वगैरह होते हैं, उनके आवास स्थान छीनते जा रहे हैं। अब उनके आवास स्थान को हम छीन लेंगे, अगर हम उनके आवास स्थान को छीन लेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, उनके रहने के लिए तो कोई जगह ही नहीं बचेगी। जैसे आज हम देखते हैं कि पहले जो बंदर थे वो यहाँ शहरों में नहीं आते थे, लेकिन आज हम देखते हैं जो बंदर है वो शहरों में आ जाते हैं, घरों में, हमारे घर के ऊपर आ जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि जो बंदरों के रहने की जगह है, जंगल या पेड़ पौधे, जहाँ पर जो घना जो पेड़ पौधा होता है, जहाँ पर घनी चीज़ें होती है, वहाँ पर आसानी से वो रह सकते हैं।
लेकिन जब वो जगह उनके पास नहीं है रहने के लिए तो वो कहाँ आएंगे? वो यहीं ना आएंगे रहने के लिए जहाँ उनको खाने की चीज़ें मिलेंगी। इंसान कहाँ रहना चाहेगा? जहाँ उसके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन और पानी हो। तो जब उनके आवास स्थानों को हमने काट दिया है तो वो कहाँ रहेंगे? यहीं आएंगे। तो उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, इसलिए उनकी प्रजाति धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। और मनुष्य के पास इतने ज़्यादा संसाधन हो गया तो कि उनकी प्रजाति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब मनुष्य की प्रजाति भी अगर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो मनुष्य की प्रजाति बढ़ने से जो मनुष्य के पास जो संसाधन है वो भी तो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जैसे कि आज हमारे पास रहने के स्थान बहुत कम हो गए हैं, इसीलिए हम जंगलों को काट कर अपना बसेरा बनाते जा रहे हैं। रहने के स्थान कम हो गए हैं। इसके अलावा आज मनुष्य की जनसंख्या बहुत अधिक है। जनसंख्या बहुत अधिक होने के कारण पानी की कमी होती जा रही है, क्योंकि हम पानी का दुरुपयोग भी करते हैं। उसके अलावा अगर बहुत मोटर गाड़ियों का यूज़ ज़्यादा हो गया है, उसी वजह से हवा भी दूषित हो गई है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये सब रीज़न की वजह से, मनुष्य की जाति बढ़ने की वजह से जो मनुष्य के आवास में संसाधन है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? कम होने लगे हैं। संसाधन कम होने के साथ साथ उनकी गुणवत्ता में भी कमी होती जा रही है। नेक्स्ट, क्या किसी प्रजाति के जीवों की संख्या में वृद्धि जितनी तेजी से होती है उसके खाद्य संसाधन भी उतनी ही तेजी से बढ़ते होंगे? यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर किसी प्रजाति की संख्या में वृद्धि हो रही है, जैसे कि मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य की जनसंख्या में दिन पर दिन वृद्धि होती जा रही है। हर देश की आबादी बढ़ते जा रही है। आबादी बढ़ने के साथ जो हमारे पास जो भोजन है, पानी है, शुद्ध हवा है या सूर्य की रोशनी है, उन सब में वृद्धि होती जा रही है। यहाँ पर बोला है खाद्य संसाधन का मतलब है जैविक और अजैविक घटक। जैविक घटक कहने का मतलब पौधे, ये जैविक घटक हो जाएंगे। और अजैविक घटक मतलब प्रकाश, पानी, हवा, ये सारे अजैविक घटक। तो क्या इसमें वृद्धि हो रही है? इसको हम एक ग्राफ से समझ सकते हैं। सन 1780 के दशक में किए गए किसी प्रजाति के जीवों की संख्या में वृद्धि एवं उनके खाद्य संसाधन की मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन करने का परिणाम है। ये है आपका खाद्य आपूर्ति, मतलब समय बढ़ने के साथ साथ खाद्य संसाधन की मात्रा में कितनी बढ़ोतरी होती है। और ये है हमारा समय बढ़ने के साथ साथ जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी होती है। तो इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं, जब समय की वैल्यू बढ़ी यहाँ पर तो खाद्य संसाधन की मात्रा में भी क्या हुई? वृद्धि हुई है। फिर यहाँ पर अगर हम समय की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो खाद्य संसाधन की मात्रा में यहाँ पर वृद्धि होती है। फिर समय की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो फिर से यहाँ पर खाद्य संसाधन की मात्रा में वृद्धि होती है। अगर समय की वैल्यू हम और बढ़ा रहे हैं तो खाद्य संसाधन की मात्रा में वृद्धि हो रही है। फिर समय की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो फिर से खाद्य संसाधन की मात्रा में वृद्धि हो रही है। बट यहाँ पर आप देखेंगे समय की वैल्यू बढ़ाते जाने पर जो खाद्य संसाधन की मात्रा पहले यहाँ थी, पहले तो सबसे पहले यहाँ थी, फिर बढ़ गया जैसे समय बढ़ा, फिर समय बढ़ा, फिर खाद्य संसाधन थोड़ा सा बढ़ गया, फिर समय की वैल्यू बढ़ाए, तो इस प्रकार खाद्य संसाधन बढ़ रहे हैं। लेकिन इनकी जो वृद्धि है वो बहुत तेज़ी से हो रही है क्या? नहीं, वृद्धि है वो बहुत धीमी गति से हो रही है, एक तुलनात्मक रूप से हो रही है। ना बहुत अधिक वृद्धि हो रही है, ना बहुत अधिक कमी हो रही है। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमने समय की वैल्यू बढ़ाई तो यहाँ पर हम देखते हैं जनसंख्या बढ़ गई। फिर यहाँ पर हमने समय की वैल्यू बढ़ाई, फिर से हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो गई। फिर समय की वैल्यू हमने बढ़ाई, जनसंख्या में यहाँ पर वृद्धि हुई। फिर अगर हमने जब समय की वैल्यू बढ़ा दी, हमने समय की वैल्यू यहाँ पर आ गया, तो जनसंख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। तो हम देखते हैं समय की वैल्यू एक निश्चित क्रम में बढ़ रही है, समय की वैल्यू एक निश्चित क्रम में बढ़ रही है, लेकिन जो जनसंख्या में वृद्धि एक निश्चित क्रम में हो रही है क्या? नहीं। इन दोनों के बीच अंतर देख सकते हैं आप। इस समय और इस समय के बीच अंतर देखिए। यहाँ पर जो समय में वृद्धि है वो एक निश्चित क्रम में बढ़ रहा है, पहले इतना, बाद में समय उतना ही बढ़ेगा। लेकिन जो यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि है, पहले कम हुई, फिर थोड़ी अधिक, फिर थोड़ी अधिक, अब जनसंख्या में वृद्धि एकदम अचानक से अनियंत्रित हो गई है। इन दोनों के बीच गैप बहुत अधिक दिख रहा है ना, मतलब जो इन दोनों के बीच जो जनसंख्या में वृद्धि वो क्या हुई है? बहुत अधिक हुई है। इसलिए यहाँ पर लिखा है अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि। यहाँ पर पहले जो बढ़ रही थी एक नियंत्रित रूप से बढ़ रही थी, एक कांस्टेंट रेट से, लेकिन उसके बाद जो जनसंख्या बढ़ी वो बहुत अधिक बढ़ गई है।
यहाँ पर बोला है ग्राफ देखकर बताएं कि क्या खाद्य संसाधन और जनसंख्या वृद्धि की दर एक समान है। एक समान है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे समय एक निश्चित रूप से बढ़ रहा है वैसे ही खाद्य संसाधन भी एक निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब समय एक निश्चित रूप से बढ़ रहा है तो जनसंख्या में वृद्धि तो शुरू में एक निश्चित रूप से होती है, फिर बाद में अचानक अनियंत्रित हो जाती है। तो दोनों की दर एक समान नहीं है। इनमें से किसके बढ़ने की दर ज़्यादा तेज है? इनमें जनसंख्या के बढ़ने की दर ज़्यादा तेज है। वैज्ञानिकों द्वारा मानना था कि जनसंख्या में अगर अनियंत्रित रूप से बढ़ोतरी होती रही तो खाद्य संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगे। अगर खाद्य संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जैसे अब अपने घर की बात कर लेते हैं, अगर हमारे घर में 10 लोग हैं और हमारे पास खाना केवल 5 लोगों का है, जैसे अगर हम दुनिया की बात करते हैं, अगर किसी देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और खाना बहुत कम, तो उतने ही खाने के लिए लोग आपस में लड़ के मर जाएंगे। तो कुछ लोग मर जाएंगे और जो लोग बचेंगे वो खाना खाएंगे। इसका मतलब अगर हमारे पास जनसंख्या बहुत अधिक होगी और खाद्य संसाधन बहुत कम होंगे तो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, आपस में लोग लड़ जाएंगे, लड़ेंगे तो इससे कुछ जीव मर जाएंगे और कुछ जीव बचेंगे। तो इस प्रकार जनसंख्या नियंत्रित रहेगी। नेक्स्ट बोला है कई वैज्ञानिक इसी दिशा में सोच रहे हैं कि साथ ही उनके आगे कई सवाल है, जैसे प्रकृति के जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या सभी जीव पृथ्वी पर वर्तमान रूप में ही कहीं से डाल दिए गए हैं, या प्रकृति में जो जीव बच गए हैं उनमें बदलाव आया है, या वे विलुप्त हो गए हैं? कहने का मतलब जैसे पहले डायनासोर थे और अब मनुष्य और हाथी, बहुत सारे और पौधे जीव जंतु हैं, तो क्या अभी जो वर्तमान रूप में जो मनुष्य है, क्या वो अलग से कहीं से आके पृथ्वी में डाल दिए थे क्या? डायनासोर के ख़त्म होने के बाद किसी ने आके मनुष्य को डाल दिया होगा क्या? या फिर जो जीव बच गए थे डायनासोर के ख़त्म होने के बाद, उनमें कुछ परिवर्तन आया है जिससे नए जीवों की उत्पत्ति हुई है, या वो जीव विलुप्त हो चुके हैं? तो इन सब के बारे में वैज्ञानिकों के पास ये सारे सवाल थे कि कैसे उत्पत्ति हुई है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है, कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है और इन्हीं कोशिकाओं से बहुकोशिकीय जीव बनते हैं। हमने पहले ही पढ़ा है कि जो एक कोशिका है, एक कोशिका में विखंडन होता है और कोशिका में विखंडन के फलस्वरूप नई कोशिका बनती है। ऐसे ही कोशिकाओं में विखंडन होते जाता है और इसके फलस्वरूप बहुत सारी कोशिकाएं बनती है। बहुत सारी कोशिका मिलकर अंग बनाते हैं, अंग से मिलकर अंग तंत्र बनते हैं, अंग तंत्र से मिलकर शरीर बनते हैं, तो उस शरीर से मिलकर हमारा जीव बनता है। तो ये सभी चीज़ को हमने पढ़ चुका है, ठीक है। तो उसी समय कुछ उल्लेखनीय वैज्ञानिकों में चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वेलेस थे, जिन्होंने जीवों की उत्पत्ति के बारे में अपने व्यापक अध्ययन के आधार पर सिद्धांत दिए। आइए हम डार्विन के अनुभव व सिद्धांत को समझें। चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वेलेस नामक एक वैज्ञानिक था, जिसने जीवों की उत्पत्ति का अध्ययन किया और उसके बारे में सिद्धांत दिए। तो अब हम देखते हैं कि उसने क्या सिद्धांत दिए और उसने जब अध्ययन किया तो उसने क्या अनुभव किया, उसे क्या एक्सपीरियंस हुआ, ये भी हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बीगल का सफ़र और डार्विन का अनुभव। जो चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक था, उसे बचपन से ही जो प्राणियों के आवास, उनके व्यवहार में रुचि थी। मतलब कोई भी जीव जंतु जिस जगह पर रहते हैं उस जगह का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे कोई बच्चा अगर बहुत लड़ाकू होता है या बहुत झगड़ालू होता है तो क्या बोलते हैं, उसके माँ बाप ऐसे होंगे इसलिए वो झगड़ालू है, या फिर आसपास का वातावरण वैसे ही है इसलिए वो नहीं ऐसा है। तो आसपास के वातावरण का कहने का मतलब जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर आसपास की चीज़ों का हम पर प्रभाव पड़ता है। तो उसी प्रभाव के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो जो चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक था, उसे बचपन से ही सभी प्रजाति के जीवों में उसके आवास, उसके व्यवहार के बारे में क्या संबंध है, यानी उन सभी में क्या चीज़ें समानताएं हैं, कैसे वो अलग है, इन सब के बारे में उसे बहुत ही रुचि थी और वो हमेशा उस चीज़ों के बारे में जानकारी जुटाने में लगा रहता था। उन्होंने आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व जीवों की विविधता एवं उस पर प्रकृति के प्रभाव से संबंधित जो अध्ययन किए, उससे वैज्ञानिक तथा सामाजिक सोच में व्यापक परिवर्तन आया। आज से 200 वर्ष पूर्व चार्ल्स डार्विन ने जीवों की विविधता मतलब अलग अलग प्रजाति के जो जीव पाए जाते हैं, जैसे मनुष्यों की प्रजाति अलग है, पौधों की प्रजाति अलग है, पशुओं की प्रजाति अलग है, जानवरों की प्रजाति अलग है, पक्षियों की प्रजाति अलग है,
अब पौधों की बात करें तो पौधे में भी अलग अलग टाइप के पौधे आते हैं, जैसे नागफनी है जो कम पानी में भी जीवित रह सकता है। जल में रहने वाले पौधे जैसे कि कमल, या फिर ज़मीन पे रहने वाले पौधे, तो उसमें भी अलग अलग प्रजाति आती है। तो उसी को बोलते हैं जीवों में विविधता। और उस चीज़ का प्रकृति और उस पर प्रकृति का प्रभाव, अब वो जहाँ रहता है उस पौधे पर आसपास के वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में उसने अध्ययन किया। तो देखिए यहाँ पर उसने किस प्रकार अध्ययन किया। बीगल यात्रा, यहाँ पर बीगल एक जहाज़ का नाम था जिस जहाज़ के द्वारा वो अध्ययन करने जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं सन 1831 में डार्विन को इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका होते हुए पृथ्वी के कई महाद्वीपों की सैर करने का मौका मिला। डार्विन को कप्तान के साथी के रूप में HMS बीगल नामक जहाज़ में अन्वेषी यात्रा करनी थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर प्रशांत महासागर से वो यात्रा करते हुए जाता है दक्षिण अमेरिका द्वीप में। दक्षिण अमेरिका द्वीप से फिर अटलांटिक सागर, यहाँ पर जितने भी ब्लू ब्लू दिख रहे हैं वो यहाँ पर ये पानी है। फिर अटलांटिक महासागर से होते हुए वो यूरोप जाता है। यूरोप से फिर वो वापस आता है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका से फिर यात्रा करते हुए वो अफ्रीका जाता है। फिर हिंद महासागर से होते हुए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से फिर प्रशांत महासागर तक की यात्रा करता है। चूँकि 1831 की बात है तो उस समय तो हवाई जहाज़ ये सब कुछ थे नहीं। यहाँ पर सिर्फ समुद्री मार्ग से यात्रा की जाती थी। बंदरगाह थे उस समय, जैसा कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो वैसे ही डार्विन को भी यात्रा करने का मौका मिला। अब डार्विन को कप्तान के साथी के रूप में नियुक्त किया गया और जहाज़ का नाम था बीगल, HMS बीगल। वहाँ पर डार्विन का काम था नक्शा तैयार करना, इलाकों की खनिज संपदा और जैव विविधता का अध्ययन करना। इलाकों में जो खनिज संपदा पाई जाती है और वहाँ पर कौन कौन से प्रकार के जीव पाए जाते हैं उन सब का उसे अध्ययन करना था। जहाज़ में रहने अभ्यास करने के अलावा अध्ययन के कक्ष थे, जहाज़ में रहने अध्ययन के लिए कक्ष, और इसके अलावा एक अच्छा पुस्तकालय भी था। और बीगल का सफ़र, बीगल जो जहाज़ है उस जहाज़ ने अपना सफ़र शुरू किया 27 दिसंबर 1831 से 2 अक्टूबर 1836 में ख़त्म हुआ। मतलब लगभग हम बोल सकते हैं कि इसने 5 साल तक इस पर अध्ययन किया है। अब हम देखते हैं डार्विन को अध्ययन करने पर क्या प्राप्त हुआ, मतलब उसने क्या अवलोकन किया। ऐसे हम कभी भी प्रैक्टिकल करते हैं तो हम पहले प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करने के बाद हम देखते हैं कि हाँ हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। हम उसकी प्रकृति देखते हैं, हमें जिस चीज़ का प्रैक्टिकल करना था उसके बारे में अवलोकन करते हैं। वैसे ही इसने भी अवलोकन किए। बीगल के सफ़र के दौरान डार्विन के कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन इस प्रकार है कि जिनसे उन्हें जीवों के विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने में मदद मिली। जीवों के विकास के सिद्धांत बनाने के लिए जीवों का विकास कैसे हुआ ये बताने में डार्विन को इस सफ़र के दौरान उन्हें बहुत हेल्प मिली। कैसे हम देखते हैं। सफ़र के दौरान डार्विन ने समुद्र के पानी के नमूनों का अध्ययन किया तो उसमें उन्हें कई प्रकार के जीव दिखे और वे चकित रह गए। यहाँ पर उन्हें खाने एवं खाए जाने वाले जीवों की अद्भुत श्रृंखला नज़र आई। जैसे कि हम समुद्र की बात करते हैं तो समुद्र में बोले, चाहे महासागर में बोले, चाहे पृथ्वी पर बोले, चाहे धान के खेत की बात करें, चाहे कहीं की बात करें, सभी जगह खाद्य श्रृंखला चलती है। अगर हम समुद्र की बात करें, समुद्र में छोटी छोटी मछलियाँ होती है, उन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती है, बड़ी मछलियों को उससे बड़ी मछलियाँ खाती है, और उन बड़ी मछलियों को सबसे बड़ी मछलियाँ से शार्क या व्हेल खाती है। तो इस प्रकार ये खाद्य श्रृंखला वहाँ पर चलती रहती है। तो ऐसे ही खाद्य श्रृंखला उन्होंने वहाँ पर समुद्र के पानी में भी देखा। अब वहाँ पर उन्हें एक चीज़ नज़र आई, जैसी खाद्य श्रृंखला उन्होंने समुद्र के पानी में देखा, वैसे ही उन्होंने दक्षिण अमेरिका के जंगल व पहाड़ों पर तरह तरह के जीवों के बीच भी दिखाई दिया। ये श्रृंखला केवल समुद्र में तो नहीं चलती है, जंगल में भी ये श्रृंखला चलती है। जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उन्हें बड़े कीड़े खाते हैं, बड़े कीड़ों को बिच्छू वगैरह खाते हैं, सांप वगैरह खाते हैं, सांप को नेवले खाते हैं, उनको मार के मेंढक वगैरह, चील वगैरह खाते हैं। ये सब इस प्रकार श्रृंखला हर जगह चलती रहती है। तो जैसी श्रृंखला हम समुद्र में देखते हैं, उन्होंने भी वैसी श्रृंखला दक्षिण अमेरिका के जंगलों में देखी। जंगलों के साथ साथ वहाँ के पहाड़ों में भी दिखाई दी। तो उनके मन में एक ख्याल आया कि हर तरफ संघर्ष है, मरो या मारो, जो बच सकता है वही बच रहा है। शायद भौगोलिक ज़रूरत के अनुसार जो ढल गया वही जीव बच सकता है। कहने का मतलब है, जैसे जंगल की बात करते हैं
शेर का काम होता है हिरण को मार के खाना, और हिरण का काम क्या होता है, वहाँ से भागना ताकि वो खुद को बचा पाए। कहने का मतलब वही है, हर जीव अपने भोजन के लिए संघर्ष कर रहा है, या तो वो दूसरे को मार के खुद खाएगा या तो बचेगा। तो जो जीव बच सकता है वही आने वाले वातावरण में ढल जाएगा, और जो जीव बच गया है और अगर वो आने वाले वातावरण में ढल गया तो हम वहाँ पर बच जाएंगे, अथवा हम नहीं बचेंगे। जैसे कि हम हैं, हम यहाँ पर गर्मी में, भारत में ठंडी गर्मी बरसात तीनों मौसम होते हैं, हम तीनों मौसम में सर्वाइव कर लेते हैं। जैसे अगर अमेरिका के लोगों की बात करें, वहाँ पर ठंड होती है कई जगह पर बहुत गर्मी होती है, तो वहाँ पर भी लोग सर्वाइव कर लेते हैं। तो लोग जिस वातावरण में रहने के आदी होते हैं वो उसी के अनुकूल हो जाते हैं, और अगर हम उन्हें दूसरे वातावरण में भेज दें और अगर वो वहाँ पर जिंदा रह गए तो आगे वो सर्वाइव कर लेंगे, आगे वो वहाँ पर रह जाएंगे, और अगर नहीं रह पाए तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो यही अनुभव डार्विन ने अपने सफ़र के दौरान किया। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय जंगलों के कई विविध प्रकार के प्राणी और उनके आवास का अवलोकन डार्विन ने पहली बार किया। उष्णकटिबंधीय जंगलों के बारे में आप भूगोल में पढ़ते होंगे, तो उस प्रकार के जंगल में जब डार्विन ने देखा तो वहाँ पर भी उसने कई प्रकार के आवास और प्राणियों का अध्ययन किया, और वो सब चीज़ इसने पहली बार किया था। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका पहाड़ों के ऊपर ऐसी कई चट्टानें मिली जिसमें समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले। साथ ही उन्हें एक भूकंप का अनुभव हुआ जिससे समुद्र की सतह लगभग 3 मीटर तक ऊंची हो गई। इस प्रकार का अवलोकन यह दर्शा रहा है कि समय के साथ महाद्वीप और महासागर में व्यापक रूप से बदलाव आ सकता है। जब उसने दक्षिण अमेरिका के पहाड़ों को देखा तो वहाँ पर उन्हें चट्टानें मिली, पहाड़ों के आसपास जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जो चट्टानें होती है, तो वहाँ पर जो समुद्री जीव होते हैं उनके जीवाश्म मिले। तो समुद्री जीव के जीवाश्म मिले, और जब उन्होंने वहाँ पर खोज किया, जब उन्होंने वहाँ पर अवलोकन किया तो उन्होंने ये भी पाया कि वहाँ पर भूकंप आया होगा, और उस भूकंप से जो समुद्र का जो सतह है, जो समुद्र का जो पानी है वो 3 मीटर तक ऊँची हो गई थी। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया उन्होंने, चूँकि भूकंप आया या कुछ प्राकृतिक आपदाओं की वजह से अगर समुद्र की सतह में, पानी की सतह में वृद्धि हो गई है, पानी की मात्रा में वृद्धि हो गई है 3 मीटर तक, तो ऐसा चीज़ भविष्य में भी हो सकता है। ऐसा भविष्य में भी हो सकता है कि जो हमारे महासागर है उनमें व्यापक रूप से वृद्धि हो। व्यापक रूप से मतलब बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हो। जैसे कि अगर हम आर्कटिक के या अंटार्कटिक के ग्लेशियर की बात करते हैं, वहाँ की बर्फ़ की बात करते हैं, वो बर्फ़ पिघल रही है, गर्मी की वजह से वो बर्फ़ पिघल रही है। अब अगर वो बर्फ़ पिघलेगी तो समुद्र की मात्रा में भी वृद्धि आएगी। समुद्र की मात्रा में वृद्धि आएगी तो जो समुद्र के आसपास जो भी शहर बसे हुए वो डूब जाएंगे। तो वही उनके कहने का मतलब है कि जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी है वो फ्यूचर में भी संभव है कि ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है रेतीले समुद्री किनारों के स्थान पर ऊंचे चट्टानों से घिरे समुद्री किनारों के अवलोकन से डार्विन यह अनुमान लगा पाए कि निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं से भी पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आ सकता है। समुद्र के किनारे क्या होते हैं, जनरली रेतीले होते हैं। हम समुद्र के किनारे देखेंगे तो समुद्र के किनारे क्या होती है, रेत होती है। बट समुद्र के किनारे रेतीले होने के स्थान पर, मतलब रेतीले होने की जगह कुछ जगह उन्होंने पाया कि समुद्र के किनारे ऊंचे ऊंचे चट्टान है, मतलब समुद्र के किनारे ऊंचे ऊंचे चट्टान से घिरे हुए हैं। तो डार्विन ने ये अनुमान लगाया कि जैसे कि पृथ्वी में परिवर्तन होता है, समुद्र के किनारे रेतीले होने के स्थान पर ऊंचे ऊंचे चट्टान से घिरे हुए हैं, उसी प्रकार जीवों में भी निरंतर परिवर्तन हो सकता है। पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आ सकता है तो जीवों में भी निरंतर परिवर्तन आ सकता है, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विशालकाय विलुप्त स्तनधारियों, सरीसृप इत्यादि के जीवाश्मों से उन्हें पता चला कि पूर्व के जीवों और वर्तमान के जीवों में भिन्नता के साथ साथ कुछ समानताएं भी है, अर्थात पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन के साथ साथ जीवों में भी परिवर्तन आया है। अगर हम पहले के जीवों की बात करें और अब की जीवों की बात करें तो पहले भी 4 पैर वाले जीव मिलते थे, आज भी 4 पैर वाले जीव मिलते हैं। पहले भी उड़ने वाले जीव थे, आज भी उड़ने वाले जीव हैं। मतलब जीवों में अगर भिन्नता है तो उनमें कुछ समानता भी है। भिन्नता ये बोल सकते हैं कि पहले जो डायनासोर थे बहुत ऊँचे ऊँचे थे और बहुत छोटे भी थे। आज के जीव बहुत ऊँचे तो नहीं है लेकिन छोटे हैं, है ना। तो कुछ जो समानताएं हैं और कुछ भिन्नताएं हैं। तो इससे उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि जो पृथ्वी की सतह पर जैसे परिवर्तन हो जाते हैं, पृथ्वी की सतह पर अचानक से, मतलब
भौगोलिक रूप से परिवर्तन हो जाते हैं, वैसे ही जीवों में भी परिवर्तन आया होगा। जैसे समुद्र के किनारे रेतीले होने के स्थान पर अगर वहाँ पर ऊंचे ऊंचे चट्टान हो सकते हैं, तो वैसे ही जीवों के जीवन में भी या फिर जीवों में भी कुछ परिवर्तन आया होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं 1938 में अफ्रीकी तट के किनारे जब मछुआरों ने एक मछली जैसा जीव पकड़ा तब तहलका मच गया क्योंकि तब तक यह मान्यता था कि डायनासोर के साथ ही ये जीव विलुप्त हो चुके हैं। इसे सीलकेंथ नाम दिया गया। ये जो जीव है ये मछली की तरह दिख रहा है, ये डायनासोर के समय पाया जाता था, इसको सीलकेंथ नाम दिया गया। तो उस समय माना गया कि ये जो जीव है वो डायनासोर के समय ही विलुप्त हो गया, बट ये विलुप्त नहीं हुआ था। ठीक है, इसमें कुछ विशेषताएं उभयचरों की थी और कुछ मछलियों की थी। ये पूर्ण रूप से मछलियों के जैसा नहीं था, दिखने में मछलियों के जैसा था, लेकिन कुछ जो विशेषताएं थी मछलियों के जैसे थी और कुछ विशेषताएं जो होती उभयचरों के थी। उभयचर मतलब जो पृथ्वी में रहते हैं, जो स्तनधारी प्राणी, उसे हम उभयचर कहते हैं। जो उभयचर मतलब जो जल में भी रह सकते हैं, आकाश में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पर भी रह सकते हैं, आकाश में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, उन्हें हम उभयचर बोलते हैं। तो उस समय माना गया कि इसका विकास रुक गया है, अतः लंबे समय तक इसे जीवित जीवाश्म कहा गया। परंतु अब हम जान गए हैं कि इसमें विकास की प्रक्रिया अभी भी हो रही है, इसलिए इन्हें जीवित जीवाश्म कहना ठीक नहीं है। तो जिस समय ये मिले तो उस समय क्या लगा कि ये डायनासोर के समय का जीव है और ये विलुप्त हो चुका था, तो उन्हें लगा और इसका विकास रुक गया, उन्हें लगा कि इसका विकास नहीं हो रहा है, इसलिए इसे जीवित जीवाश्म कहा। परंतु इसके ऊपर बाद में अध्ययन हुआ और इसका विकास जब हुआ तो ये धारणा गलत साबित हो गई कि भाई ये जीवित जीवाश्म कहना इसे ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो जीवाश्म होते हैं, ये जो पुराने जीवों की अश्व होती है, जो उनके अंश होते हैं, उसमें तो कोई वृद्धि नहीं होती, लेकिन इसमें वृद्धि हो रही है, इसलिए इसे जीवित जीवाश्म कहना ठीक नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि डार्विन ने और क्या क्या अवलोकन किया, उसके और क्या क्या उसने तथ्य प्रमाण दिए, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।